वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। परम सम्माननीय, आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्राचार्य महोदय प्रोफेसर उपेंद्र शर्मा जी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित श्री ऋषभ रणोत जी, प्राध्यापक वर्ग में डॉक्टर शमशेर जी, प्रोफेसर राजेश जी, डॉक्टर उज्ज्वल जी, डॉक्टर नितिका जी, प्रोफेसर योगेश पांडे जी एवं प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। सर्वप्रथम तो मैं आज इस कार्यक्रम में आप सभी का अपनी ओर से एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई शिवनगर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए प्राचार्य महोदय जी से अनुमति चाहूंगा। दीप प्रज्वलन हमारी परंपरा का एक विशेष दीप प्रज्वलन जो है हमारी परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है। दीप प्रज्वलन जो है कहीं ना कहीं हमारे प्रकाश का ही प्रतीक नहीं अपितु हमारे अंतर्निहित ज्ञान का भी प्रतीक है। जिस प्रकार दीपक जो है अंधकार को नष्ट करके वस्तुओं को हमें प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार ज्ञान भी हमारे अंतर्निहित अज्ञान रूपी आवरण को नष्ट करके हमें सत्य का ज्ञान करवाता है। तो अपनी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अब मैं आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से एवं विशिष्ट अतिथि महोदय जी से एवं सभी प्राध्यापकों से यहाँ निवेदन करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। प्राचार्य महोदय। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों
हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सप्त दिवसीय कार्यक्रम है उसे हमने 2 भागों में विभक्त किया है। पहला है हमारा श्रमदान और दूसरा है हमारा बौद्धिक सत्र। श्रमदान में हम जो है बच्चों के माध्यम से अनेक सफाई अभियान हो गया या फिर हमारा जो खेल मैदान है उसको तैयार करने का एक दायित्व हमें दिया गया है, तो उसे तैयार करना। और शिवनगर जो हमारा यहाँ आसपास जो मार्केट है वहाँ पर जितने भी पॉलीथीन पड़ा है या खड्ड के किनारे जो यहाँ कचरा पड़ा है, पॉलीथीन पड़ा है, बॉटल्स पड़ी हैं, उनको इकट्ठा करना, उस कचरे का निपटारा करना, ये हमारा एक उद्देश्य रहेगा इस कैंप का। और इसी के साथ साथ बौद्धिक सत्र में विशेष व्याख्यानों के द्वारा और अन्य प्रकार की गतिविधियों के द्वारा बच्चों का ज्ञान वर्धन करना भी हमारा एक उद्देश्य रहेगा और आशा रहेगी कि आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। अब अधिक ना कहता हुआ मैं साक्षात आज हमारे इस सप्त दिवसीय विशेष शिविर में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित ऋषभ रणोत जी के बारे में कुछ उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने करवाना चाहूँगा। कहते हैं गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनितेयोपि पदम एकम न गच्छति। कहने का भाव यह है कि अगर एक चींटी लगातार प्रयास करे तो वो सैकड़ों योजन तक चली जाती है और एक ऊंचा उड़ने वाला गरुड़ अगर एक स्थान पर बैठा रहे तो वहीं स्थिर रहता है। कहने का भाव यह है कि अगर व्यक्ति परिश्रम करता रहे तो परिश्रम करने से व्यक्ति जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण जो है आज हमारे बीच में उपस्थित है, जो आपके ही क्षेत्र से संबंध रखते हैं किंतु अपने कठिन परिश्रम से जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। अगर इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो सोम पब्लिक स्कूल खैरा, हिम पब्लिक स्कूल पहाड़ा इत्यादि स्कूलों में जो आपके क्षेत्र में स्थित हैं वहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद बीएससी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जयसिंहपुर से और एमएससी मैथ्स जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नगरोटा भगवां से इन्होंने की है। तो बच्चे कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति ही बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। तो आपके लिए ये अच्छा अवसर है कि आप उनकी अनुभव का लाभ उठाएं, क्योंकि कहा भी गया है कि यद यद आचरति श्रेष्ठस् तद तदेव तरो जनम सह यद प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। कहने का भाव यह है कि बड़े जो हमारे बड़े जो समाज में व्यक्ति हैं जैसा उनका आचरण होता है उससे नीचे तबके के जितने भी लोग हैं वो सभी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो मैं अधिक ना कहता हुआ आज के हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय जी से ऋषभ रणोत जी से
आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वे अपने अनुभव से हमारे इन बच्चों का मार्गदर्शन करें। ऋषभ पढ़ रहा हूँ। जिनको आईआईटी नहीं पता, वो आईआईटी इंडिया में मतलब टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग में, रिसर्च और अपने एकेडमिक्स के लिए। जैसा कि सर ने बताया कि मैंने अपनी पढ़ाई इधर से ही करी, लोकल कॉलेज से ही, और अभी मैं मतलब आईआईटी में पढ़ रहा हूँ। और आज आपको बताने आया हूँ कि कैसे मतलब अपने आगे एग्ज़ाम्स की फ्यूचर के लिए तैयारी कैसे करनी है। जैसा कि मतलब इधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें गाइडेंस नहीं मिलती अपने स्टार्टिंग के एजुकेशन में। मुझे भी नहीं पता था कि मतलब एमएससी के बाद भी एमटेक होती है। जनरली यही है कि बीटेक के बाद एमटेक होती है और ये वगैरह वगैरह। आप में से कई सारे बच्चे होंगे जिनको मतलब पढ़ना है बट पता नहीं है कि करना क्या आगे। तो थोड़ा मतलब गाइडेंस की कमी है। कई लोग सरकारी नौकरी के चक्कर में ही पड़ जाते हैं कि सरकारी नौकरी करनी है, और उसी मतलब भेड़ चाल में लग जाते हैं और उसी की तैयारी करते करते ही अपने 4-5 साल ऐसे ही वेस्ट कर दे रहे हैं। तो तैयारी करनी है तो ऐसे फोकस होके करो। अपना 1 साल दे रहे हो तो उसमें पूरा जितनी अपनी मेहनत लगा सकते हो लगाओ। यहाँ पे गांव वगैरह में एक तो दिक्कत ये भी है कि इंटरनेट नहीं आता, बट आपको ही वो मैनेज करना पड़ेगा। आपको बताने वाला कोई नहीं मिलेगा कि कैसे क्या करना है, ये करना है, क्या क्या करना है। आपको खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और सबसे बड़े आजकल बेनिफिट ये है कि ऑनलाइन बहुत सारे माध्यम मिल चुके हैं हमें कि आप ऑनलाइन कोचिंग ले लो, कोई सी भी तैयारी कर लो, बट स्टार्ट करो कुछ। बस दिक्कत वही है कि स्टार्ट कब करना है। हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते, हम वही लूप में फंस जाते हैं कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। एक बार स्टार्ट करोगे खुद मजा आने लगेगा, और जब वो मजा आता है ना तब कुछ अलग ही फील होता है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलिए मुझे, मैं बता सकता हूँ कि मेरा डोमेन अलग ही है। मैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में काम कर रहा हूँ। उसके बारे में आपका डोमेन अलग है। एक मुझे पता है कि आप कैट की तैयारी कर सकते हो। कैट का एग्ज़ाम होता है देश में बहुत बड़ा, आईआईएम्स में एडमिशन होती है उससे। कैट के बेसिस पे आईआईटीज़ में भी एडमिशन हो जाती है, और उनके पैकेजेस एवरेज पैकेजेस 25-30 लाख के होते हैं। तो कहाँ सरकारी नौकरी और कहाँ ये। सरकारी नौकरी अच्छी है, पीसफुल है, बट उसमें मज़ा अलग है काम करने में। उसके अलावा सर से मैं पढ़ा हूँ, इन्हीं के सर आते थे, छोटा था मैं तो बुक्स बताते थे ये पढ़नी है, तब पता नहीं होता था। तो अभी मतलब रिग्रेट होता है कि उस टाइम पढ़ लिया होता थोड़ा बहुत तो थोड़ा और जल्दी सक्सेस मिलती। बट ठीक है, स्टार्ट करना है, बस स्टार्ट की देरी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। सर आपने आईआईटी का एग्ज़ाम कौन से अटेम्प्ट में क्रैक किया था सर? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था। 2021 में मतलब कोविड था, कोविड का टाइम था उस टाइम, तो थोड़ा एग्जामिनेशन लेट हो गई थी। तो ऐसे करते करते अक्टूबर में एग्ज़ाम हुए थे जो कि जुलाई में हो जाते थे। तो फिर उसका रिजल्ट भी लेट निकला कोविड की वजह से। तो फिर मैंने 1 साल तैयारी करी, ऑनलाइन ही कोचिंग ली थी अनअकैडमी से। उसके अलावा आईआईटीज़ के यूट्यूब लेक्चर भी चलते हैं। यूट्यूब में एनपीटीएल का एक लेक्चर चलता है। अगर आपका कोई छोटा भाई या बहन इस फील्ड में है, साइंस में है, उसको बताना कि एनपीटीएल में अच्छे रिसोर्सेज हैं। तो ऐसे 1 साल मैंने तैयारी करी थी और हो गया क्लियर। साथ में इन बड़े इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आईआईटीज़, आईआईएम, फिर एम्स, ट्रिपल आईटीज़, एनआईटीज़, ये कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। इनमें तुम पढ़ना सीख जाओगे, पढ़ना कैसे। यहाँ क्या होता है कि हमें पता है वो 50 रुपए की एक छोटी सी कॉपी मिलती है, 10 ईयर होते हैं उसमें, वो पढ़ के चले जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, मार्क्स आ जाते हैं। बट आईआईटी में ऐसा नहीं होता कि तुम्हें
पढ़ाया जाता है, प्रोफेसर आता है, वो लेक्चर देते हैं, पीडीएफ बना के आते हैं, वो लिखते नहीं अपने हाथ से कुछ भी, और एग्जाम में आएगा तुम्हें कुछ हो रही है, तुम्हें मतलब अपना दिमाग लगा के वो सोल्व करना पड़ेगा। ऐसा भी होता है कि 30 में से 2-2, 3-3 नंबर भी आ रहे हैं टॉपर के, तो वो होती है मतलब सीख जाते हो कि पढ़ना कैसे है। यहाँ पे तो हम यही होता है कि बस याद कर लो, रट्टा मार लो, हो गया, बट वहाँ पे आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है। और कंपनीज भी आके आपको मतलब आपकी मेहनत की वहाँ पे वैल्यू करती है, अच्छे पैकेज देती है आपको। कंपनीज एंट्री नहीं होती, एक बार सेट होता है उससे नीचे वाले में। अभी किसी न कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा चैट जीपीटी के बारे में, न्यूज़ में सुना होगा। हमारे वहाँ तो चैट जीपीटी के बगैर कुछ चलता ही नहीं है। मतलब एक टाइम में चैट जीपीटी खुला हुआ लैपटॉप में और एक टाइम में अपना काम कर रहे होंगे। चैट जीपीटी क्या है कि तुम एक जैसे गूगल में सर्च करते हो तो तुम उसमें भी कुछ अपने क्वेश्चन डालोगे, तुम्हें आंसर देगा, और इतने अच्छे आंसर देता है कि तुम बोलो कि गूगल क्या है। अब वो आंसर कैसे दे रहा है उसके पीछे वो हर बार तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो सीख रहा है हर बार। एक बार ये क्वेश्चन पूछा, दूसरी बार किसी को ने यही क्वेश्चन पूछा, तो वो अंदर ही अंदर उसके कुछ टेक्नोलॉजीज चलती हैं। तो वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपने काम करते करते वो सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है खुद ही। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी खुद की इंटेलिजेंस। इसका आर्मी वगैरह में भी आजकल जैसे रशिया की आर्मीज कर रही है। हाँ मतलब आर्मी में भी आजकल क्या कर रही है, आजकल ये है जैसे सेल्फ फ्लाइंग ड्रोन है, कहाँ अटैक करना है उनको, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी जैसे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग है, उनका यूज होता है कि ये टारगेट है तो इसी पे हिट करना है, कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे इजराइल अटैक कर रहा है आजकल, तो वो देखेगा कि किस जगह में मुझे अटैक नहीं करना है, वो उसको लर्निंग देगा ड्रोन्स में। जैसे अमेरिका में सेल्फ ड्राइविंग कार चलती हैं, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है। इसके अलावा तुम चैटिंग करते हो, तो चैटिंग करते टाइम तुम लिख रहे हो व्हेन यू दिस, तो आगे वर्ड्स तुम्हें ये होते हैं, सजेशंस मिलते हैं कि अगला वर्ड क्या लिखना है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है। इसके अलावा तुम कहीं भी जा रहे हो, जैसे कुछ प्रेडिक्शन करनी कि तुमने ये काम किया तो ये कैसे क्या आउटपुट मिलेगा, वो भी इसकी एप्लीकेशन है। लेकिन मैंने नीट के एग्जाम देने थे, नीट के एग्जाम देने थे, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद दे नहीं पाया। अभी क्या कर रहे हो? देखो तो अभी करो, कैट की तैयारी करो, नीट में पेपर 4 महीने तो अपना प्योर पार्ट ही पढ़ने लग जाता है कि प्योर मैथ होते हैं। मैथ में 2-3 ब्रांचेज है, प्योर, अप्लाइड और मिक्सचर दोनों का। तो प्योर मैथ मैंने अनअकैडमी से पढ़ा था और अप्लाइड मैंने एनपीटीएल से पढ़ा था, यूट्यूब लेक्चर्स में। तो मेरा सिलेबस हो गया था मतलब नवंबर-दिसंबर तक खत्म। तो डेली के मैं क्लास तो लगाता ही था, साथ में डेली के 40 से 50 क्वेश्चन में सोल्व भी करता था कि पीवाईक्यूज हो गए, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस क्वेश्चन, और कैट सीरीज आती है बड़ी सारी। तो जरूरी नहीं बाय करनी है कि तुम्हें मिल जाएगी, टेलीग्राम में ग्रुप्स बने होते हैं बड़े, तो उनमें डालता रहता है कोई ना कोई क्वेश्चन, डेली क्वेश्चन आते हैं ग्रुप से। तो जब मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो गया था तो मैं डेली क्वेश्चन लगाता था, उस लूप में नहीं बच जाता था कि दोबारा ये पढ़नी थी, क्वेश्चन से सीखना था, अपनी मतलब मिस्टेक से लर्निंग करनी है। लर्निंग यही है कि तुम ये मिस्टेक कर रहे हो तो दोबारा नहीं करोगे। वही 50-60 ऐसे क्वेश्चन में डेली लगाता था, और लास्ट में जब 5-3 बचे थे तो क्वेश्चन लगाना बंद किया और सिर्फ रिवीजन ही किया अपना पूरा। ये चीज़ अपने जो पन्ने थे वो मतलब एक बार नज़र घुमा ली उनसे, तो लास्ट में पेपर दे दिया बस। ऐसे यूजुअली 12 बजे से स्टार्ट होती है, दोपहर के 12 बजे, 12 से और 2 से 5, 2 से 7 ऐसे करते हैं। 7 बजे क्लास चलती है, 9 बजे तक भी क्लासेस चलती हैं वहाँ पे। तो हम क्लासेस लगाते हैं 2 से 7, फिर थोड़ा सा अपना रेस्ट करते हैं, 1-2 घंटा अपना पढ़ाई करेंगे, फिर मैथ में खाना खाएंगे, आधा घंटा घर में बात करेंगे,
फिर से बैठ जाएंगे 10 बजे से 2-3 बजे तक लगातार। मैं भी बैठा हूँ, मेरा रूममेट है, तो साथ में बैठे होते हैं, डिस्कस करते हैं। फिर सुबह लेट उठते हैं, थोड़ा 9-10 बजे जाते हैं। ब्रेकफास्ट में करता नहीं सुबह, फिर वापस 2-3 घंटा वही रिवाइज करना, और यही रूटीन चलता रहता है डेली का। मतलब 3-4 घंटे क्लासेस और 7-8 घंटा अपना खुद का, और बाकी अपना जो टाइम बचता है तो उसमें कोडिंग कर ली। कोडिंग भी सीख सकते हो आजकल, ऐसा नहीं है कि डोमेन स्पेसिफिक है कि ये BA है या BCom है तो नहीं कर सकता। उसमें तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, उसमें आता है। फ्रीलांसिंग मतलब तुम अपना काम कहीं वेबसाइट पे शो कर सकते हो कि ये काम करता हूँ मैं, तो मुझे तुम पैसे पे करो, मैं ये काम करके दूंगा। वेबसाइट तुम देखते हो तो वेबसाइट बनाना सीख सकते हो, उसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगती, तुम्हारी क्रिएटिविटी है। ऐसे तुम गूगल में स्क्रॉल करते रहते होगे कि ये वेबसाइट ऐसी अच्छी दिख रही है, उसका तुम खुद से बनाने की ट्राई करो। प्रोफेसर विवेकानंद जी, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी हमारे महाविद्यालय के सभी बच्चों को, विशेषतः जो इस कैंप में भाग ले रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका ये कैंप जो है बहुत अच्छे से संपन्न हो। और आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं ऋषभ रनौत, और अभी थोड़ी देर पहले मेरे ऑफिस में बैठे थे टीचर्स और ऋषभ भी। तो मैं एक पुराना इन्हें सुना रहा था कि एक बार हम 3-4 टीचर्स खड़े थे कहीं बस स्टैंड पे, और एक स्टूडेंट आया और उसने मेरे साथ खड़े टीचर को विश किया कि सर मुझे पहचाना कि नहीं, कि सर मैं ऐसे ऐसे उस साल आपके पास पढ़ा था, कि नहीं मैं नहीं पहचाना, कि ऐसे ऐसे मैं उस साल था, ऐसे बैठता था, ऐसे ही करता पढ़ता, कि नहीं मैंने नहीं पहचाना। वो चला गया वो। फिर मैंने कहा आप बोल ही देते जरा कि मैंने, ठीक है मैं पढ़ा होगा, अब टीचर को इतने सारे बच्चों का याद नहीं भी रहता, तो आप इतना क्यों भाई अकड़ दिखा रहे थे कि बिल्कुल वो है जैसे कि ये सब जगह आवारा है, ये सब जगह बदनाम है लड़का। अब ऐसे सबके सामने मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि ये बच्चा मेरे पास पढ़ा है, तो मेरी नहीं बेइज्जती होनी थी, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैंने पहचाना नहीं, हालांकि मैंने पहचान लिया था। तो ये फर्क होता है। अब ऋषभ है, ये थोड़े दिन पढ़ा था मेरे पास, को बहुत दिन नहीं पढ़ा था। मुझे पता है कि इसके जो भी कैरियर है इसमें मेरा योगदान जो है चाहे लगभग 0% ही है, बट आई प्राउडली क्लेम कि भाई मेरे पास पढ़ा है ऋषभ भी। तो ये फर्क होता है, जो आदमी अचीव कर जाता है और जो पिछड़ जाता है। तो आपसे भी मेरी यही कामना है, सबसे आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं कि कभी आप मिलें मुझे, मेरे सारे टीचर्स को, तो सब गर्व से बोलें, जैसे हम ऋषभ को याद कर रहे हैं वैसे आप सबको याद करें, बजाय इसके कि सारे टीचर्स टालते रहें कि ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया। तो और आप सब ये कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं स्वयं आपके सारे टीचर्स दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। तो आप प्रॉपर गाइडेंस लें और खूब मेहनत करें। हार्ड वर्क तो आपने करना ही है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है। और यही सक्सेस और फेलियर के बीच डिफरेंस होता है। इसीलिए मैंने हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, मैं मेरे ख्याल से एज टीचर ऋषभ बोलने का ये प्रिविलेज ले सकता हूँ। तो ये ऋषभ को भी हमने इसीलिए बुलाया कि आपको थोड़ी प्रेरणा मिले। ये कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करता है या बड़ा कोई, जैसे इसने बताया कि हमें भी पता नहीं कि कहाँ अप्लाई करना है, कौन कौन से कोर्सेज पॉसिबल हैं। जैसे बता रहा था कि इसे नहीं पता था कि एमएससी के बाद एमटेक होता है या बीएससी के बाद क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आपसे कोई अलग नहीं था ये,
लेकिन फिर भी इसने हार्ड वर्क किया, और हार्ड वर्क में भी स्मार्ट वर्क किया कहना चाहिए, समझदारी के साथ आगे बढ़ने। जैसे आपने वो गणेश वाली सुनी है ना स्टोरी, कि उसका भाई वो पूरे दुनिया का चक्कर लगाता रहा और गणेश आराम से बैठ गया 2 मिनट बाद, उसने अपने सिर्फ पेरेंट्स का चक्कर लगाया और बैठ गया 2 मिनट बाद, और वो पता नहीं कब पहुंचा होगा उसका भाई। तो स्मार्ट वर्क जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन स्मार्ट का वर्क का मतलब है नहीं कि हार्ड वर्क आपने छोड़ देना है। अब जैसे ऋषभ ने आपको बताया कि रात को बैठे रहते हैं 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, यानी कि एक तरह से जैसे बिना थके काम कर रहे हैं। और कैसी कैसी चीजें आपको इसने शेयर की कि हमारा क्लास कितने बजे बताई, 9 बजे 12 बजे स्टार्ट होगी क्लास, और 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक क्लासेस चल रही हैं। यानी कि माहौल है कि मतलब बस पढ़ना है, बस दैट्स ऑल। खाना खाया फिर पढ़ने में लग गए, यही बताया आपको। तो ये तो आ गया हार्ड वर्क। तो आप लोगों ने भी हार्ड वर्क से शर्क नहीं करना किसी ने, तभी सक्सेस मिलेगी। और ठीक टेक्निक से पढ़ना, इसके लिए आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अच्छे से चीज़ों का रिवीजन करो। काम के कई ऋषभ ने आपको पॉइंट्स बताया, जैसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करो, पिछले सालों के क्वेश्चन आपने पता नहीं अभी तक एक्वायर किए हैं ना किए हो तो अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पीछे भी मैंने कहा था बहुत सारे पेपर्स हमने डिस्ट्रॉय किए, कई लोग ने लिए, कईयों ने नहीं लिए। तो पुराने सालों के पेपर जो उनसे आपको आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो जस्ट देखने नहीं, अच्छे से कर लेने, जितने मैक्सिमम सालों के हो सके 5-7 सालों के, वो अगर आप कर पाते हैं तो समझो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। वो एक पैमाना है। और भी यदि आपका क्वेश्चन हो तो ये आपका यही का घर का ही व्यक्ति है, आप कभी भी इससे नंबर भी ले लें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विवेकानंद जी से भी कि इनका नंबर सभी बच्चों को उपलब्ध करवा दें, चाहे ग्रुप में डाल दें। और मुझे विश्वास है कि ये कभी आपको मना नहीं करेगा। अननेसेसरी तंग ना करें, क्योंकि जैसे इसने खुद बताया ही रिमेन्स वेरी बिजी, क्योंकि मुझे पता है वहाँ बहुत पढ़ाई होती है। जैसे इसने बताया कि डटे रहते हैं लोग, डटेंगे नहीं तो काम नहीं चलता। अब जैसे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि 2-2, 3-3 नंबर आ रहे हैं 30 में से। अब आपके कईयों के मन में शायद आ गया होगा कि वो भी नहीं पढ़ते होंगे, वहां भी आएंगे 2-3 ही नंबर आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं 0। लेकिन वो 2-3 नंबर इसलिए नहीं आते, ये मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ऋषभ अभी नहीं इसमें क्लैरिफाई नहीं किया कि 2-3 नंबर क्यों आते हैं। कारण नहीं इसने बताया, बात बता दी, कारण मैं बता देता हूँ। वहां जैसे एग्जाम कैसे होते हैं, ओपन बुक एग्जाम होगा। इनफैक्ट मुझे अभी याद है एक बड़ा हमारा ऑपरेशन सर्च का पेपर होता था, और हमारे टीचर थे, अभी मुझे याद आ रही है, डॉक्टर SK गुप्ता, बहुत फेमस थे वो ऑपरेशन सर्च, ऑपरेशन सर्च के एक्सपर्ट थे वो। तो ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है ऑपरेशन रिसर्च, बहुत वर्ल्ड फेमस अथॉरिटी थे अपने सब्जेक्ट में, और बहुत बच्चे उनके फेल हो जाते थे। तो वे सब डरे हुए शुरू से, जैसे होता है ना, आप जैसे फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकंड ईयर वालों से पूछेंगे हाँ भाई ये टीचर कैसा है, जैसे आप पूछते होंगे विवेकानंद जी कैसे हैं, राजेश जी कैसे हैं, या लाइक दैट। तो ये बताते होंगे राजेश जी बड़े सख्त हैं, या ये बड़े नर्म हैं, इस तरीके से। तो वैसे SK गुप्ता जी का वहाँ इंस्टीट्यूशन में रेपुटेशन ऐसा था कि बहुत ही मतलब सख्त, पेपर भी ऐसा आएगा वे पता ही नहीं लगेगा। तो हम पहले से तैयारी कर रहे थे, जब हमने कोर्स शुरू किया कि हमने बहुत मेहनत करनी अच्छे से, और ताकि वे पास हो जाएं, क्योंकि ये बताया गया था कि इनके कोर्स में पास ही होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पास ही नहीं हो पाते वे, टॉप के नंबर लेना बड़ी दूर की बात। तो ठीक है भाई, रख लो किताबें तो कॉपियां जो भी है, तो पता लगा कि रखने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि वहाँ तो एग्जाम में किताबें भी ले जा सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपने आप भी एक ऑपरेशन सर्च की किताब लिखी थी, वो भी ले जा सकते थे आप, दैट वाज आल्सो अलाउड। तो पहले शुरू में मैं लाइब्रेरी में ढूंढने लगा या इधर उधर के ऑपरेशन सर्च की बुक्स इकट्ठी कर लो, उस दिन ले चले गए वे बैग भर के। कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ही मटेरियल, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा ही। ऐसा कैसा प्रश्न पूछ लेंगे। तो बुक्स वक्स हम ले जाते थे सारी, सिर्फ कॉपी अलाउड नहीं होती थी उनके एग्जाम में, कि कॉपी में तो फिर हो सकता है आपने कोई ले गए हो, यानी कि अपना कोई क्वेश्चन निकाल के, वो अलाउड नहीं था। किताब आप कोई भी ले जा सकते थे, टेक्स्ट बुक। तो अब फिर हम कैसे करते थे, हमें तो आसानी हो गई, बुक से देख लिए, कुछ आसानी नहीं। जो प्रॉब्लम आएगी दैट वुड ऑलवेज बी एन ओरिजिनल प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम होगी बिल्कुल, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी दुनिया की किसी किताब में ढूंढ लो। कंसेप्ट वही होंगे जो किताबों में है, जो आपने क्लास में पढ़े हैं, लेकिन अपने आप अप्लाई करने पड़ेंगे, अपने आप दिमाग लगा के वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। अगर आपने तैयारी अच्छे से, कंसेप्ट आपको क्लियर है, आप दिमाग चला लेते हैं तो प्रॉब्लम निकलेगा, और नहीं चला लेते हैं तो नहीं निकलेगा, सीधी बात। और कई बार ये IITs वगैरह प्रोफेसर भी बहुत नेचुरली ब्रिलियंट होते हैं, तो प्रॉब्लमों का बड़ा अंबार होता है। जैसे जेई का पेपर सेट करते हैं, आपने सुना होगा +2 के बाद होता है, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। इवन यूएस वगैरह में ऐसे एग्जाम्स नहीं होते इतने टफ, जितने ये जेई वगैरह का टफ कर देते हैं। तो उसका पेपर कैसे सेट होता है कि एक IIT को नॉर्मली ड्यूटी दी होती है कि आप जेई का कंडक्ट करेंगे एग्जाम, वो बहुत सारे प्रोफेसरों को बोल देते हैं कि प्रॉब्लम्स दो, +2 के सिलेबस की प्रॉब्लम, और सबने ओरिजिनल प्रॉब्लम बनानी होती है। दिस इज द कंडीशन। बोला ऐसा नहीं कि उठाई किताब से और दे दी, ओरिजिनल प्रॉब्लम बनानी होती है। और जो प्रॉब्लम्स बन जाती हैं उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स का वो पेपर बना देते हैं, और वो पेपर फिर नेचुरली सारा ओरिजिनल होता है। और इसलिए वो जेई के पेपर में कोई प्रॉब्लम कहीं से मिलती नहीं, किसी किताब में प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। उसके बाद कोचिंग सेंटरों वाले कई सॉल्यूशन निकालते रहते हैं, कई दिन लगा के वो सॉल्यूशन निकालते हैं। इनफैक्ट आजकल मैंने देखा, आजकल सोशल मीडिया बहुत हो गया है, तो यूट्यूब वगैरह पे जैसे जेई का एग्जाम हो जाएगा, नीट का, इस तरह के एग्जाम होते हैं, क्या अब सारे आपको मिलेगा, अलग अलग कोचिंग सेंटरों वाले इस जल्दी में होते हैं कि हमने यूट्यूब पे जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन डालना है, ताकि हम बता सके कि हम कितना जल्दी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों में इससे रेपुटेशन बनता है कि हमारे कोचिंग सेंटरों में इतने एक्सपर्ट टीचर बैठे हैं कि पेपर खत्म होने के मानो 4 घंटे के अंदर अंदर सारा पेपर सॉल्व कर दिए, और वो अचीवमेंट होती है बहुत उनकी। कारण क्या, ऑल प्रॉब्लम्स आर ओरिजिनल, कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं है। तो आप लोगों ने भी बच्चे, इसीलिए मैंने विशेष ऋषभ को बुलाया था, और फॉर्चुनेटली आजकल इसकी छुट्टियां भी हैं, तो इसने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भी हूँ इसका। और आपके बीच का बच्चा है इसलिए मैंने बुलाया, आपको ऐसा ना लगे क्योंकि बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करता है। एक और इसका परिचय दे दूँ मैं कि हमारे सीनियर असिस्टेंट हैं, मेरे बहुत अच्छे पुराने मित्र हैं, श्री रंजीत रनौत जी, इनके बेटे हैं। और मैं पहले से इनसे बात करता हूँ, बाकी लोगों से भी, कि ही इज अ ब्रिलियंट माइंड, और बेटा भी इनका उसी तरह से ब्रिलियंट है। और IIT पटना में एमटेक में एडमिशन लेना इतनी आसान नहीं होती, कि बहुत ही टफ टेस्ट होते हैं इनके, और बड़े यानी कि रेयर बच्चे जो हैं निकल पाते हैं। लेकिन रेयर का मतलब ये नहीं है कि कोई इनमें कोई ऐसी खूबी है कि जो औरों में नहीं हो सकती, सभी में है। आप भी
उन बच्चों में हो सकते हैं जो अच्छी जगह चले जाएं, अच्छा पैकेज लें। जैसे अभी ऋषभ बता रहा था कि पता नहीं इसके जो सीनियर हैं उन्हें 32 लाख का पैकेज मिला। 32 का 2 बच्चे हैं तो उन्हें 32 लाख का पैकेज मिला, यानी कि साल में 32 लाख रुपए तनख्वाह होगी। तो और तनख्वाह के लिए, नौकरी के लिए कहाँ जा रहे अप्लाई कर रहे होंगे? कहाँ कहाँ किया होगा उसने अप्लाई? कहीं नहीं। वहीं आ जाती हैं कंपनियां बड़ी बड़ी, जितनी आपने नाम सुने, अभी इसने भी सुना है मुझे 2-4 नाम, गूगल, TCS, जितने बड़े बड़े नाम सुने हैं वो इनके कैंपस में आ जाते हैं। एक छोटा मोटा टेस्ट या इंटरव्यू लेते हैं, वो बच्चे का जरा सा बायोडेटा देखेंगे, कौन कैसा काम किया है, किसने पढ़ाई हुई और कैसा लग रहा है, उनके अनुसार फिट है कि नहीं, कि ले भैया तुम्हें 32 लाख दे देंगे, आ जा हमारे पास। बुला रहे हैं लोग, और यहाँ लोग तैयारियां कर करके थक जा रहे हैं। एक एग्जाम, दूसरा एग्जाम, और क्लियर कोई नहीं होगा। और वहां घर आके ले जा रहे हैं कि भैया 32 लाख दे देंगे, आ जा प्लीज। 32 लाख बड़ा है, हमारी सैलरी आज तक नहीं 32 लाख तक पहुंची। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ। और किसे मिल जाए, तो थोड़ा तो टीचर होने के नाते मेरा भी बनेगा। शेयर कर दीजिए।